हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कॉम्पटन इफेक्ट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे उन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था और साथ में साथ उसकी जो थ्योरी थी उसको भी हमने देख लिया था। तो अगर आपने हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमने अपने पार्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट को भी कंप्लीट कर लिया, तो प्लीज उसे भी जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी चीजों को डिटेल में कवर अप किया है, तो प्लीज उसे भी देखना। और जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा और नोटिफिकेशन आइकन के बेल को जरूर प्रेस करेगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेगा ताकि बाकी बच्चे भी इसका फायदा उठा सके और आप आने वाले अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहाइलेशन के बारे में देखेंगे कि वो होता क्या है, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके केसेस को भी देखेंगे और उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जिस बेसिस पे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पेयर प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है, मतलब किसी पेयर का प्रोड्यूस होना किस तरह से, उसी चीज को हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना है ना गाइस, वो बेसिकली हायर एनर्जीज में एप्लीकेबल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है। मतलब क्या है इसका, जब कोई भी हाईली एनर्जेटिक गामा रे, जब कोई भी हाईली एनर्जेटिक गामा रे फोटोन जब किसी एटॉमिक न्यूक्लियस के बहुत करीब से पास कर रही होती है, जब कोई भी हाईली एनर्जेटिक गामा रे फोटोन किसी एटॉमिक न्यूक्लियस के बहुत करीब से पास कर रही होती है, तो वो धीरे धीरे करके वहां पर अब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मान लो कोई गामा रे है जो बहुत ही क्लोजली उससे पास हो रही है और धीरे धीरे करके वो न्यूक्लियस के इतने पास से निकल रही है कि वो अब्सॉर्ब हो जाएगी उसके अंदर से। ठीक है, और जिस तरह से वो डिसअपियर होगी दोस्तों, उसके डिसअपियर होने के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर क्रिएट होगा। उसके डिसअपियर होने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर क्रिएट होगा। तो इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं गाइस, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन था दोस्तों, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस केस में आप देख सकते हैं कि हाईली एनर्जेटिक गामा रे फोटोन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मास में कन्वर्ट हो रहा है। किस मास में, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जो एनर्जी हमारी अब्सॉर्ब हो गई थी एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर से पास होते होते, डिसअपियर हो गई थी अब्सॉर्बिंग मैनर में, वो हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक पेयर प्रोड्यूस कर रहा है। किस, कौन सा पेयर प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास गामा रे है और उसके अब्सॉर्ब होने के साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस हो गया। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही आसान था इसका। चलो आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं गाइस कि ये पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना किस तरह से हमें और चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, सबसे पहले द चार्ज इज कंजर्व्ड इन दिस रिएक्शन। ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में गामा है और जो हमारे राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है। ठीक है, गामा का आपको पता है चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो जीरो है लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है यहाँ पर इसका चार्ज क्या है, -1, पॉजिट्रॉन का क्या है, +1। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, नेट चार्ज 0 मिलेगा। मतलब टोटल चार्ज तो कंजर्व है दोस्तों, न्यूट्रल है। ठीक है, इस चीज में तो कोई शंका ही नहीं है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कौन सी है कि द रेस्ट मास m0 एंड हेंस द रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर सेम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो रेस्ट मास है दोस्तों वो सेम होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हर एक जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी वो किसके बराबर है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखना क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, जो भी एनर्जी हमारी गामा रे फोटोन की जो अब्सॉर्बिंग मैनर में बहुत ही क्लोजली वहां से पास हो रही है हमारे एटॉमिक न्यूक्लियस के, जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बन रहा है, उसकी एनर्जी कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर होनी चाहिए। तभी जाकर हमारा पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तभी जाकर हमारा पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना पॉसिबल हो सकता है, वरना पेयर नहीं बनेगा। इज इट क्लियर टू यू? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पेयर कौन कौन से बन रहे हैं हमारे,
मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ही हमारे दो पार्टिकल्स बन रहे हैं, और हर एक की एनर्जी क्या है दोस्तों, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जरूरी क्या है कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अगर इनिशियल एनर्जी हमारी जो फाइनल एनर्जी हमारी क्या है दोस्तों, 0.51 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की एनर्जी क्या है, 0.51 है क्या। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी जो फाइनल एनर्जी हमारे पास कितनी आती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो भी कोई भी गामा रे जो भी हमारे अब्जॉर्बिंग मैनर में बहुत ही क्लोजली हमारे एटॉमिक न्यूक्लियस की तरफ से पास होके जाएगी, ठीक है, तो उसकी जो इनिशियल एनर्जी कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होनी ही चाहिए। तभी हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर क्रिएट हो सकता है, वरना नहीं क्रिएट हो सकता। ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है। ठीक है, जिस तरह से हमारा चार्ज कंजर्व है उसी तरह से हमारा एनर्जी भी कंजर्व है, तभी तो हमारे पेयर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? चलो आगे देखते हैं। यहां पर थर्ड पॉइंट बहुत ही बेसिक पॉइंट है ना, कि अगर हमारी जो गिवन एनर्जी है जो हमारे अब्जॉर्बिंग मैनर में हमारे पास कर रही है हमारे एटॉमिक न्यूक्लियस की तरफ से, तो अगर उसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, ठीक है, अगर उसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, तो जो नेट एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो हमें किस फॉर्म में अपीयर होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी दोस्तों। जो हमारी जो नेट एनर्जी होगी किस में अपीयर होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। ठीक है, मोबिलिटी बढ़ जाएगी बस। इज इट क्लियर टू यू? कहीं वो एनर्जी डिसअपियर नहीं होगी, बस एनर्जी कहां पर अब्सॉर्ब होगी, इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना समझ आ गया होगा। चलो अब हम पेयर एनहाइलेशन को देख लेते हैं। ठीक है, पेयर एनहाइलेशन जस्ट कन्वर्स है दोस्तों, बस उल्टा है पेयर प्रोडक्शन का। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा था कि कोई हाईली एनर्जेटिक फोटोन, अगर हम अब्जॉर्बिंग मैनर में कोई हाईली एनर्जेटिक फोटोन कोई अब्जॉर्बिंग मैनर में हमारे एटॉमिक न्यूक्लियस की तरफ से निकलता था, तब जाके हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनता था। इस केस में क्या है दोस्तों कि हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के आपस में जुड़ने से हाईली एनर्जेटिक फोटोन निकल रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट एक कन्वर्स है, उल्टा फिनोमेना है पेयर प्रोडक्शन का। चलो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है, द इनवर्स ऑफ द पेयर प्रोडक्शन अकर्स व्हेन अ पॉजिट्रॉन इज नियर एन इलेक्ट्रॉन एंड द टू केम टुगेदर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ देयर ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस। ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है दोस्तों, नेगेटिव, पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों अपने ऑपोजिट चार्जेस के कारण एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने के कारण जब वो कंबाइन होंगे दोस्तों, तो उसके कारण हमारे पास एक हाईली एनर्जेटिक एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ गामा रे। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, पेयर एनहाइलेशन। इज इट क्लियर टू यू? तो इसको आप MC स्क्वायर ही ले लो। ठीक है, m0c² मत लो, ये तो रेस्ट मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये MC² दोनों का एनर्जी हो गया, जिसकी फॉर्म में ये कंबाइन कर रहे हैं, और फाइनली हमारी एनर्जी गामा रे की फॉर्म में निकल रही है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? चलो आगे देखते हैं। बोथ द पार्टिकल्स वैनिश साइमल्टेनियसली विद द लॉस ऑफ मास, बिकमिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द टू गामा रे फोटोन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जरा वो देख लेते हैं। ये कहना ये चाह रहा है दोस्तों कि जब जो पार्टिकल्स हमारे जब कंबाइन हुए, तो वो जो मास लूज हुआ, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या है बेसिकली, इनका जो कुछ तो रेस्ट मास होगा ना। ठीक है, जब आपस में वो टकराएंगे तो वो मास किस फॉर्म में डिसअपियर हो गया दोस्तों, इन दी फॉर्म ऑफ द एनर्जी, जो कि हमें गामा रे की फॉर्म में हमें दिखा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर आपस में टकराएगा तो दो गामा रे फोटोन निकलती है। ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, और इसको क्या नाम दिया गया, पेयर एनहाइलेशन का। ओके, तो जो टोटल मास है हमारा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, वो तो इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अभी तो हमने बोला कि 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का एनर्जी है। तो जो मास एनर्जी हमारी हर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के कंबाइन होके उसी फॉर्म में, तो वो कन्वर्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हमारी दो गामा रे फोटोन्स हैं, उसका जो टोटल एनर्जी वो किसके बराबर होगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक गामा रे फोटोन की एनर्जी देखूं तो वो कितनी बराबर होनी चाहिए, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर होगी। तो अगर हमारा जो मास था अगर एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हर एक की एनर्जी इंडिविजुअल भी तो उस पहले वाली एनर्जी के बराबर होगी, है ना। तो यही चीज लिखा है, द टोटल मास ऑफ द पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू
1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो अभी पढ़ के निकले। और हर एक फोटोन का एनर्जी भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही होगा, क्योंकि इसका टोटल सम एनर्जी का कितना होना चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। और पहले भी इन दोनों को कंबाइन करो तब भी 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि 0.51 तो हर एक का ही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिट्रॉन को। ठीक है, तो इसी तरह जो मास हमारा लूज हुआ था इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हुआ, तो हर एक गामा रे फोटोन की जो एनर्जी होगी वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे बात लिए जानना जरूरी है कि जो पेयर प्रोडक्शन होता है ना दोस्तों, वो वैक्यूम में या एम्प्टी स्पेस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम या एम्प्टी स्पेस में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नो है दोस्तों, इसका आंसर नो है, मतलब नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल वो जरा देख लेते हैं। पेयर एनहाइलेशन का प्रोसेस तो आपको पता है, यहाँ पर अगेन MC स्क्वायर कर लेगा दोस्तों, यहाँ पर गलती से मैंने M0 C स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर MC स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर MC स्क्वायर कर देगा। ओके, मैं यहाँ पर कट कर रहा हूं, आप बाद में करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को जब आपस में कंबाइन करेंगे ड्यू टू देयर ऑपोजिट चार्जेस, तो उसके कारण एक हाईली एनर्जेटिक फोटोन निकलता है, जिसको हम पेयर एनहाइलेशन का नाम दे चुके हैं। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और पॉजिट्रॉन का भी कितना है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि दोनों की एनर्जी तो सेम ही है, चाहे इलेक्ट्रॉन की देखें या पॉजिट्रॉन की देखें। ठीक है, और अगर इसकी एनर्जी मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की, दोनों में से किसी की भी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हमें दिखती है, इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो एनर्जी था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो एनर्जी था, तो उसको हमने यहां पर लिख दिया m0 c स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2m c स्क्वायर। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर m0 लिख दिया था, डेट्स वाई यहां पर भी m0 आ गया था, पर यहां पर m ही आएगा। तो mc स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2mc स्क्वायर। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी किसकी फॉर्म में हमें दिख रही थी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें अपीयर हो रही थी। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, जो भी अगर हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो किसी वेलोसिटी से v से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारा आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेटिविस्टिक इक्वेशन अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो मास वेरिएशन होने लग जाता है, मास बढ़ने लग जाता है जब कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लग जाता है इन द क्वांटम रिलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के केस में भी ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आपको पता है m इजिकल टू m नोट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये तो आपने मास इक्विवेलेंट रिलेशन पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये सपोज कर लूं कि ये जो 1 अपॉन अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इसको अगर मैं गामा का नाम दे दूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, गामा m नोट। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई मैनर में लिखूं तो मेरी m की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, गामा m नोट। ठीक है, तो यहाँ पर 2mc स्क्वायर था, 2mc स्क्वायर था, तो m की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट कर दूं दोस्तों, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गामा m नोट। ठीक है, यहां से पुट कर दिया। इज इट क्लियर? तो मतलब हमारी जो एनर्जी थी वो किसके बराबर हो गई दोस्तों, 2 गामा m नोट c स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में है, पर अगर हम बराबर देखें जिसके कारण पेयर प्रोडक्शन हो पाएगा, सॉरी पेयर एनहाइलेशन हो पाएगा, वो किसके बेसिस पे होगा, जब हमारी एनर्जी किसके बराबर होगी, 2 गामा m नोट c स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये तो हमने एनर्जी कंजर्व करके देख लिया। ठीक है, अब पेयर प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका ये गामा रे फोटोन, ठीक है, तो गामा रे फोटोन जब जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है, ठीक है, गामा रे फोटोन जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बन रहा है, ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए सारे जो एब्रीविएशंस है हम उसको पहले डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जो हमारा गामा है जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो पहले जो गामा है उसकी जो मोमेंटम है क्या है, एच म्यू अपॉन सी। ठीक है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो आपका रिलेशन था दोस्तों, आपको पता है लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी। ठीक है, और आप लैम्डा को क्या लिख सकते हो, म्यू अपॉन सी, तो उसके बेसिस पे ही ये मोमेंटम हमने निकाला हुआ है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या सपोज किया दोस्तों कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो थीटा एंगल से यहाँ पर
स्कैटर्ड हुआ है, ठीक है, किसी और डायरेक्शन में गया है, और ये जो हमारा पोजिटर्न है वो भी थीटा एंगल से ही गया है। ओके, और दोनों का मोमेंटम भी सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, बस चार्जेस का ही फर्क है, मास सेम है, सब कुछ सेम है, बस चार्जेस का ही फर्क है। ओके, तो जो हमारे ऑपोजिटली जाएंगे, मतलब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, पर जो हमारे एक्सिली बेसिस पे जो हमारे मोमेंटम होगा, वो दोनों का क्या होगा, पी कोस थीटा ही होगा। आपको पता है जो थीटा के सामने वाला जो होता है वो कोस थीटा होता है, और परपेंडिकुलरली साइन थीटा होता है, ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। ओके, तो यहाँ पर थीटा जो कि सामने है दोनों का, तो पी कोस थीटा दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें पता लग गया बिफोर द कोलिजन, मतलब बिफोर द फिनोमेना, हमारा जो मोमेंटम था गामा रे का, वो P इजिकल टू एच म्यू अपॉन सी था, और आफ्टर हमारा जो मोमेंटम कितना था, टोटल नेट मोमेंटम P कोस थीटा, मतलब 2P कोस थीटा के बराबर। ओके, तो आप देख सकते हो कि कंजर्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग जो हमारा रिलेशन था, अभी जो हमने निकाला था वो क्या निकाला था, एच म्यू इजिकल टू 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर। अभी हमने रिलेशन निकाला दोस्तों, ठीक है, अभी निकाला था E इजिकल टू, जो कि गामा की एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, एच म्यू के बराबर होती है, तो वो किसके निकाला था रिलेशन, 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, ये अभी हमने निकाला, एनर्जी तो निकाली था, अब मोमेंटम को कंजर्व करना था, ठीक है। तो बिफोर जो हमारा फिनोमिना हुआ था पेयर प्रोडक्शन का, उसका पहले जो गामा का जो फोटोन था, मोमेंटम था, वो कितना था, एच म्यू अपॉन सी, ठीक है, गामा का जो मोमेंटम था वो क्या था, एच म्यू अपॉन सी। फिर उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो पेयर बना, उसका जो नेट मोमेंटम था वो कितना हो गया, 2p cos थीटा, क्योंकि दोनों कहाँ थे, एक्सेली तो हमारे हो रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और परपेंडिकुलरली वाले तो कैंसिल आउट हो रहे थे, है ना। तो इसका जो फाइनल मोमेंटम था 2p cos थीटा आ गया, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों p किसके बराबर होता है, mv के बराबर, है ना, मास इंटू वेलोसिटी, और मास अभी हमने निकाला था दोस्तों किसके बराबर होता है, गामा एम नॉट, ठीक है, m इजिकल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाला रिलेशन, इसको यूज करके हमने m की वैल्यू निकाली थी। ओके, तो p इजिकल टू गामा एम नॉट v के बराबर हो गया, ठीक है, तो यहां पर हमने पुट कर दिया, तो आप देख सकते हो किसके बराबर हो गया, 2 इज ये हमारा एच म्यू अपॉन सी इजिकल टू 2 गामा एम नॉट वी cos थीटा, ठीक है। तो एच म्यू की वैल्यू कंपेयर करनी है दोस्तों, तो डेट्स वाई एच म्यू हम यहाँ पर रखेंगे और सी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऊपर चला गया तो यहाँ पर चला गया, तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2 गामा एम नॉट सी वी cos थीटा। ओके, तो अगर मैं सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं दोस्तों, अगर मैं सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, वी अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा v, ये तो वेलोसिटी हमारी स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही होती है, हमारी जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट से तो बहुत ही कम होती है, डेट्स वाई तो v अपॉन सी इज लेस देन 1, हम कह सकते हैं v अपॉन सी इज लेस देन 1, और ऑब्वियसली हमारा जो cos थीटा की वैल्यू भी होती है वो लेस देन 1 ही होती है। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं दोस्तों, क्या मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं अपने रिलेशन में, है ना, अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट हमने जो फैक्ट्स हैं उसको यूज करते हुए इसको थोड़ा सा इलिमिनेट कर दिया। तो फाइनली वही चीज यहाँ पर लिखी है मैंने, जो फाइनल रिलेशन हमारा आया, इसको जस्ट हमने इसीलिए रीअरेंज किया, थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ताकि हम उस रिलेशन से कंपेयर कर सकें जो कि हमने एनर्जी की फॉर्म में निकाला था। ओके, तो v अपॉन सी का जो टर्म है और cos थीटा का टर्म है, अगर वो इग्नोर कर दूं जो कि इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो एच म्यू है, ठीक है, वो लेस देन है 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर, है ना, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, अगर इग्नोर कर दें तब भी तो इसकी वैल्यू ज्यादा ही है एच म्यू से, है ना, 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एच म्यू, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो एनर्जी है वो तो बराबर है 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर, ये जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी एनर्जी है एच म्यू इजिकल टू 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर है, पर इस केस में मोमेंटम के केस में एच म्यू इज लेस देन 2 गामा एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये पेयर प्रोडक्शन में कुछ अलग सा ही हो रहा था क्या, कि हमने सब कुछ एनर्जी भी कंजर्व करके देखा, मोमेंटम भी कंजर्व करके देखा, ठीक है, पर एनर्जी तो हो रहा है, ठीक, रिलेशन सही आ रहा है, पर इस केस में मोमेंटम का वो जो टर्म है वो कंजर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई यहाँ पर रिजल्ट्स में कि मोमेंटम और एनर्जी हमारे कंजर्व नहीं है साइमल्टेनियसली, मतलब एक तो कंजर्व है दूसरा कंजर्व नहीं है हमारा। तो पेयर प्रोडक्शन का जो फिनोमेना है वो वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है या एम्प्टी स्पेस में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है दोस्तों इस केस में, ठीक है, मतलब साइमल्टेनियसली जो हमारा होना चाहिए एनर्जी और मोमेंटम वो कंजर्व नहीं हो रहा है इन द केस ऑफ द पेयर प्रोडक्शन। इज इट ओके? तो अगर सपोज ये किया गया कि अगर मान लो कोई न्यूक्लियस वगैरह आ जाता,
ठीक है। अगर जो थोड़ा बहुत जो एनर्जी कम हो रहा है हमारा इन दी फॉर्म ऑफ मोमेंटम, हम ये कह सकते हैं अगर मान लो कोई न्यूक्लियस अगर उसके बीच में होता है जिसके कारण कोई गामा अगर उसके ऊपर टकरा रहा होता तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज हो जाता, ठीक है, तब हम कह सकते थे कि हाँ कि हमारा एनर्जी कंजर्व हो सकता है या मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। बट इस केस में तो खाली गामा रे है जिसके कारण ही हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बन रहा है। तो इस केस में हमारा वो जो चीज है वो पॉसिबल नहीं है वैक्यूम में, ठीक है, कोई चीज ही नहीं है। तो डेट्स वाई कोई मैटर का होना जरूरी है जिसके कारण हमारी कुछ एनर्जी लूज हो और उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेट कि हमारा ये एनर्जी हमारी इस टर्म में लूज हो गई है जिसके कारण हमारी दोनों टर्म्स बैलेंस नहीं हो पा रही इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। तो ये न्यूक्लियस का रोल होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस का रोल है जिसके कारण हमारी एनर्जी या मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली कंजर्व हो जाती है, ठीक है। अगर कोई मैटर ही नहीं होगा हमारा वैक्यूम में तो उस केस में ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहां पर पॉसिबल हो सकती है कि रियलिस्टिक वर्ल्ड में वैक्यूम में नहीं पॉसिबल हो सकती है। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। चलो अब इसके रिगार्डिंग जितने न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े बहुत जो पूछे जाते हैं, कुछ खास तो नहीं आते पर जितने भी बन सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पॉजिट्रॉन कैन अ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन फोटोन प्रोड्यूस, मतलब कितने पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो सकते हैं फ्रॉम अ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन फोटोन। बात समझ में आ रही है, मतलब पेयर प्रोडक्शन की बात हो रही है। ओके, तो यहां पर गामा रे के कारण हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर जनरेट हुआ, ठीक है। तो उसने बोला कितने पॉजिट्रॉन हमारे जनरेट होंगे इस केस में, मतलब ई पॉजिटिव कितना जनरेट होगा। तो आपको पता है दोस्तों, आपको पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का अगर सम कर दें तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, ठीक है। अगर पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना हमने करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन हमारी प्रोड्यूस कर रही है हमारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को, तो अगर मैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को डिवाइड कर दूं 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से, तो क्या मुझे पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन मेरे प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन फोटोन, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा 195 पॉजिट्रॉन आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं इस केस में। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही बेसिक ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो कुछ है भी नहीं, बस आपको बस क्या पता होना चाहिए था इस केस में कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की क्या होनी चाहिए थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल आसान था क्वेश्चन था ये। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एट रेस्ट प्रोड्यूसिंग 3 फोटोन्स आफ्टर एनहाइलेटिंग, ठीक है। एंड मतलब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो कि रेस्ट में है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 फोटोन आफ्टर एनहाइलेशन। तो हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, find the energy of the third photon if the energy of the second energy of the two of the photon are 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर है, ठीक है, जिसके कारण 3 फोटोन्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं आफ्टर द एनहाइलेशन, ठीक है। तो 2 फोटोन की उसने एनर्जी बता दी है 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने बोला है थर्ड फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगेन यहां पर लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है टोटल एनर्जी आफ्टर द एनहाइलेशन क्या होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का जो मास एनर्जी है दोस्तों टोटल वो कितना होता है ऐड करके 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जो 3 फोटोन्स निकले हैं उसकी एनर्जी भी तो उसी के बराबर होगी टोटल सम, है ना। तो हमें 2 की एनर्जी पता है, तीसरे को हम सपोज कर लेते हैं E1, तो E1 प्लस 2 जो हमारी एनर्जीज गिवन है 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर उसका सम हम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर रख दें तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूं थर्ड फोटोन की एनर्जी, है ना। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है एंड फाइनली आप नेट रिजल्ट देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको थर्ड फोटोन की एनर्जी पता लग गई आफ्टर द एनहाइलेशन, ठीक है। तो बहुत इजी था, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहाइलेशन में फर्क क्या होता है, ठीक है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन की कितनी एनर्जी होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, बस ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो कोई भी क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो। और वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता, अभी आपने देख ही लिया कि हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता उस केस में। तो हमारा लीनियर मोमेंटम और जो एनर्जी
टोटल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होता साइमल्टेनियसली। तो यही एक मेन रीजन है कि वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हमने पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहाइलेशन के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक है, और जो भी इसकी थ्योरी थी उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो अपनी आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, कोई सजेशन है तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मटेरियल्स को अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। जो भी बच्चे बीएससी के लिए एमएससी एंटर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए चाहे वो नेट हो, गेट हो, जेस्ट हो, टीएफआर हो, बीएचयू हो, पीयू हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देर किस बात की, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इन सभी कंटेंट का फायदा उठा सके। ठीक है, तो मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।